हेलो स्टूडेंट्स, तो बिटसैट के लिए पूरा पी ब्लॉक का सीरीज स्टार्ट किया। रीजन बीइंग कि बिटसैट में केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, तो इसके लिए पी ब्लॉक जेईई मेंस और नीट से थोड़ा डिफर हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पर मैं अभी इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में क्या डिस्कस करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम का एप्लीकेशन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज ये वो फंडामेंटल्स हैं जो रेगुलरली पूरे पी ब्लॉक में, चाहे केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन है या कन्वर्जन है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, थ्रू आउट एज अ फंडामेंटल यूज होते हैं। तो इसलिए उसको मैंने इंट्रोडक्शन में कवर किया। तो आई विल ट्राई टू कवर इट बिटवीन 30 to 40 मिनट्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं। ऑब्वियसली पी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा किससे? इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे मैं आपसे ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पहले सारा कंसेप्ट, फिर उसके बाद एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो हमने टाइप की हैं वो डिस्कस करेंगे। एंड ऑब्वियसली आप जैसे देख पा रहे हैं ये जो एनसीईआरटी की लाइंस है ये अपने आप हाईलाइटेड है, तो मुझे कुछ हाईलाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि why p block elements are called as p block elements. Reason for this is last incoming electron. इसका ये रीजन है क्योंकि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? एंटर्स इन p सबशेल। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबशेल में एंटर करेगा तो वी कॉल इट एज p ब्लॉक, और अगर s सबशेल में एंटर करेगा तो वी कॉल इट एज s ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अब पी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस करेंगे कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो पी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से स्टार्ट होता है। जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होती है फिलिंग, दैट इज फ्रॉम पी सबशेल, यानी 2p 3p 4p 5p। तो 2p 1 से स्टार्ट होता है। ऑल्सो वी नो दैट, हमें पता है कि जो पी सबशेल है, पी सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स। अब अगर p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो डेफिनेटली वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2। तो मैक्सिमम 2 अकोमोडेट कर सकता है। तो p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो यू कैन से p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एज p सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई p ब्लॉक हैज 6 ग्रुप्स। और कितने ग्रुप्स होंगे? 6। तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, group 17, and last group 18, right? Now group 13 is called as boron family with the name of first element. तो ये जो s और p ब्लॉक के एलिमेंट है, दे आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेन ग्रुप एलिमेंट। तो p ब्लॉक एलिमेंट को हम मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। Now what is the exception कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हम एक्सेप्ट ग्रुप 18, ग्रुप 18 को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कंसीडर नहीं करते, एंड मेन ग्रुप एलिमेंट एस और पी ब्लॉक दोनों को कंसीडर करते हैं। नाउ ग्रुप 13 का फर्स्ट एलिमेंट बोरोन है तो वी कॉल इट एज बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है तो वी कॉल इट एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 इज नाइट्रोजन, वी कॉल इट एज नाइट्रोजन फैमिली। मतलब एक तो फर्स्ट मेंबर के बेसिस पे है, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन। बट अगर कोई प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट में ऑब्जर्व होती है, मतलब सभी मेंबर्स ऑफ एलिमेंट में अगर कोई प्रॉपर्टी ऑब्जर्व होगी तो हम फिर उस बेसिस पे भी नाम रख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्रुप 15 एलिमेंट की, तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज निकोजेंस। क्या कहा जाता है इन्हें? निकोजेंस कहा जाता है। एंड ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कैलोजेंस। इन्हें क्या कहा जाता है? कैलोजेंस कहा जाता है, बिकॉज ये सफोकेटिंग गैसेस बनाते हैं और ये पोर फॉर्मिंग मटेरियल्स, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब एज अ इंप्योरिटी प्रेजेंट होते हैं। देन ग्रुप 17 एलिमेंट आर कॉल्ड एज हेलोजेंस। हेलो मीन्स सॉल्ट, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर सॉल्ट फॉर्मिंग, करेक्ट। नाउ व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट? तो जनरल मींस क्या होता है कि आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहां से कहां तक है। तो NS2 अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में, जैसे लेट से सेकंड शेल है तो 2s2 फिल हो जाता है, उसके बाद 2p की फिलिंग स्टार्ट होती है।
ठीक है, मतलब जो नंबर 2s का होगा वही नंबर p का भी होगा। अगर 3s के बाद 3p में फिलिंग होती है, 4s के बाद 4p में, तो यू कैन से ns2 और np में इलेक्ट्रॉन 1 to 6 वेरी करते हैं। दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के बाद अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ध्यान रखो, जहां में कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां तो आउटर मोस्ट शेल फिक्स है, बट डी एंड एफ ब्लॉक में डिफरेंस है, क्योंकि डी एंड एफ में वी नो कि 3d सबशेल हैज हायर एनर्जी देन 4s, यानी कि 3d को आउटर मोस्ट माने या 4s को। सेम कंफ्यूजन एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी होता है कि 6s और 4f में से 4f की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वैलेंस शेल किसे कंसीडर करें। तो इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। बट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ns इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं p ब्लॉक, तो p ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ns एंड np, राइट। ns शेल और np सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल। और अगर मैं बात करूं बिटसेट पे बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आता है और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो जो फंडामेंटल छोटी छोटी बातें हैं उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मींस अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 15 की क्या होती है, ns2 np3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 5, क्योंकि ऑप्शन देख के कंफ्यूजन हो जाता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, करेक्ट। सेम वे p ब्लॉक एलिमेंट के बाद अगर हम बात करें, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल यानी 4s को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे n-1 डी सबशेल प्लस ns सबशेल। इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम, क्रोमियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे विच इज आर्गन 18 3d5 4s1। अब आउटर मोस्ट शेल 3d भी है और 4s भी है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज 5 + 1 6, राइट, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट में 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s, लेकिन 3d में जैसे इलेक्ट्रॉन आता है उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 4s और 3d दोनों ही रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन को हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन अ केमिकल रिएक्शन। एस ब्लॉक में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पी ब्लॉक में पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड डी ब्लॉक में डी और एस के करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आउटर मोस्ट शेल की डेफिनेशन चेंज इस तरीके से नहीं सोचना है कि 4s ही है, क्योंकि डी ब्लॉक में 3d और 4s दोनों कंसीडर करेंगे। ऑल्सो अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, तो एफ ब्लॉक में मैं कहता हूं गैडोलिनियम, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कमेंट कर देना, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन गैडोलिनियम, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एंड अगर आपका थोड़ा और हार्डवर्क करने का मन है तो सीरियम, सीरियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता देना, एज वेल एज ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर मेमोरी बेस्ड, क्योंकि बिटसैट का पेपर जो जहां भी मिलेगा अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे बिकॉज मेमोरी बेस्ड होता है, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि हर जगह क्वेश्चंस अलग हैं, ठीक है, बट बहुत ही फंडामेंटल है, राइट। अब फंडामेंटल का मतलब ये नहीं होता कि ऊपर ऊपर से आ रहा है, ओके। फंडामेंटल का मतलब है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें, अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो अगला फंडामेंटल जो हमें क्लियर होना चाहिए दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एज वी नो ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन आइसोलेटेड और कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में या आइसोलेटेड स्टेट में किसी पे जो चार्ज होता है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर मैं लिखता हूं Cl-, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज -1, और अगर मैंने लिख दिया क्लोरीन तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0, बिकॉज
एलिमेंटल फॉर्म में है, इस पे कोई चार्ज नहीं है ऑल्सो। बट अगर यही क्लोरीन किसी कंपाउंड फॉर्म में है ClO4-, तो यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7, राइट। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? चार्ज ऑन एन एलिमेंट इन आइसोलेटेड और कंबाइंड स्टेट। ध्यान रहे यहां चार्ज -1 नहीं है क्लोरीन पे, यहां ये -1 चार्ज कंपाउंड पे है। क्लोरीन पे तो चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे रेडॉक्स वाले तरीके से, विच इज +7। नाउ अनदर पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हाउ वी कैन फाइंड? तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू वैलेंसी। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके इक्वल होता है? वैलेंसी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट की जो भी वैलेंसी होती है वही उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हैज कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। it has 5 valence electron in its outermost shell and to complete its octet, अगर इसे अपना octet complete करना है, it require 3 more electrons। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस इट्स वैलेंसी इज 3, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? नेगेटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो चार्ज जो डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज -3। सेम वे सल्फर की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो दैट इज 3s2 3p4। नाउ सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते ही इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज एटम इज ऑलरेडी न्यूट्रल बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। ओके, तो अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इट कैरी -2 चार्ज, तो ये इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कितना हो जाएगा? -2। करेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम किसी भी चीज का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे पी ब्लॉक एलिमेंट में, दैट इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक में कई मैग्नीज के आउटर मोस्ट शेल में 3d5 4s2 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई मैग्नीज कैन शो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। हियर लेट्स डिस्कस फॉर फास्फोरस। फास्फोरस की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 3p3। मतलब आउटर मोस्ट शेल में फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो फास्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 5। करेक्ट। तो किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सेम वे सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अगर हमसे सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछें तो वो क्या होगा? तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 + 4 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय सल्फर +6। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सर क्या फायदा होगा हमें इस बात का कि सल्फर की मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लेंगे, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? तो मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा फायदा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन में ही होता है जो रेडॉक्स में हम सॉल्व करते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि कोई एलिमेंट इससे बाहर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है या नहीं। यानी इस नॉलेज का पहला एडवांटेज क्या है? तो इस नॉलेज का पहला एडवांटेज है कि वी कैन चेक इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज रियल। हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की है वो रियलिस्टिक है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं तो H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है X हाइड्रोजन पे +1 2 हाइड्रोजन +2 एक ऑक्सीजन -2 तो 5 पे क्या हो जाएगा? -10 = 0 X = +8। लेकिन मेरे को ये आइडिया है
कि जो सल्फर है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मींस मैक्सिमम इट कैन शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे तुरंत ये समझ आ गया दिस इज इनकरेक्ट। और 99% केसेस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट H2SO5 में +6 है। सेम वे हम इसे अदर केसेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे H2S2O8, ठीक है। तो यहां पे अगर हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, ये कितना आएगा, सल्फर को x मान लेंगे तो इट कम्स आउट टू बी कितना आया, 2x = 14, x = +7। अब मेरे को ये नॉलेज है कि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 शो कर सकता है, तो मुझे बहुत ही क्लियर हो गया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि यहां भी सल्फर की प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। तो देखो पहला एडवांटेज तो यही हो रहा है, ठीक है। प्लस कुछ छोटी छोटी बातें भी पता होनी चाहिए, जैसे मतलब इन शॉर्ट अगर पी ब्लॉक स्ट्रॉन्ग करना है तो पीरियोडिक टेबल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में हम ये बात डिस्कस करते हैं क्या, कि व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एन एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, तो दैट इज +8। तो +8 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एनी एलिमेंट। लेकिन ये शो कौन करता है, ये शो करता है ऑस्मियम, और ये शो किसमें करता है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ठीक है। देन इसके बाद आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर जेनॉन भी शो करता है इन XeO4, बिल्कुल सही बात है, जेनॉन नोबल गैस ये भी मैक्सिमम +8 शो करता है। तो ये भी हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 10 से 10 आ रही है तो ये तो 100% गलत है। जैसे अगर आपके सामने मैं CrO5 का लिख दूं और आपसे पूछूं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो कैलकुलेशन वाइज तो इट कम्स आउट टू बी 10। अब अगर ये वैल्यू 10 है तो बाय अवर नॉलेज जो अभी हमने सीखा है दिस इज इनकरेक्ट। क्या है ये, इनकरेक्ट है। तो अब अगर ये इनकरेक्ट है तो व्हाट इज द, अब जो हम लगाते हैं ये तरीका कि हमेशा यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स से मुझे स्ट्रक्चर भी नहीं पता, तो वो किसके इक्वल होगा, तो मैंने बोला दिस इज 99% ट्रू। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे, बट अगर मैं बिल्कुल अवेयर नहीं हूं तो मैं इसको अभी अप्लाई कर रहा हूं और मुझे पता भी है कि ये सही है। तो मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं क्रोमियम के, तो क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने अभी देखा कि क्रोमियम हैज कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दैट इज +6। और जब हम बाद में स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बात ट्रू भी प्रूव होती है। तो पहला एडवांटेज मुझे मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ कि मैं ये बता सकता हूं कि ये एलिमेंट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है या नहीं है, यानी कैलकुलेशन से जो हम निकालते हैं वो आंसर सही है या नहीं। व्हाट इज द सेकेंड एडवांटेज, इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, तो अगर मैं बताऊं तो इसका दूसरा एडवांटेज है टू चेक इफ एन एलिमेंट कैन बिहेव, क्या कोई एलिमेंट बिहेव कर सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्या कोई एलिमेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अगला एप्लीकेशन देखा जाए तो ये हो गया, राइट, कि हमें ये पता चल गया कि कोई एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि H2S क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप कैसे बताओगे, आप बोलोगे कि H2S में सल्फर की, यहां पे जो कैलकुलेट करेंगे है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की कितनी आई है, दैट इज -2। फिर मैं देखूंगा कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज क्या है, मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है, तो सल्फर की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो अब ये कहां पे है, मिनिमम पे, क्या ये इससे नीचे जा सकता है, नो नॉट पॉसिबल,
तो अब ये कहां जाएगा, सिर्फ आगे, यानी कि सल्फर ऑलरेडी किसमें है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब सल्फर ऑलरेडी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो यहां से ये क्या कर सकता है, फ्रॉम हेयर सल्फर सिर्फ क्या कर सकता है, कैन लूज इलेक्ट्रॉन ओनली। सल्फर सिर्फ क्या कर सकता है, लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं वो दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सामने जो स्पीशीज उसे रिड्यूस करेगा, तो ऑक्सीडाइज एंड कैन एक्ट एज, और कैसे एक्ट करेगा, रिडक्टेंट, राइट। सेम वे, मतलब रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। सेम वे एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है या बनता है, क्या बनता है ये, अब आपसे पूछा जाए H2SO4, H2SO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। सोचने का तरीका सेम है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, दैट इज +6, क्या आई ये, +6 आई। अब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, अब हम सोचेंगे कि रेंज है -2 से +6, मतलब ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यानी अभी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, गेन। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ऑलरेडी इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, यानी रिड्यूस। अब जो खुद रिड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देयरफॉर इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सेम वे इस कंसेप्ट को एकदम पक्का कर लेते हैं बाय डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि व्हाट इज SO2। SO2 क्या है, तो हम देखेंगे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें है +4, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितनी है, +4। अब +4 का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जैसे ये इसकी एक रेंज है, समझ लो एक बिल्डिंग है जिसका ये ग्राउंड फ्लोर है 0, ठीक है, और उसका बेसमेंट है -1 और उससे लोअर बेसमेंट है -2, और इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं ऊपर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, ठीक है, एंड सिक्स्थ। तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6th फ्लोर। अब आप खुद सोचिए, एक पर्सन या एक स्टूडेंट अगर यहां पे है, ठीक है, तो ये कहां जा सकता है, नीचे या ऊपर। तो अगर कोई यहां पे है तो ये सिर्फ कहां जा सकता है, नीचे, ठीक है। अब अगर एक स्टूडेंट कहां पे है, यहां पे है, तो ये कहां जा सकता है, सिर्फ ऊपर। तो दोनों के पास एक ही चॉइस है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट यहां पे है तो वो कहां जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। तो ही इज हैप्पी, यानी जरूरत अनुसार ये कर लेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करना है या लूज करना है। तो व्हाट इज SO2, SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सल्फर कैन लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, एज वेल एज कैन गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब इट कैन एक्ट एज बोथ, ये दोनों एक्ट कर सकता है, कैन एक्ट एज बोथ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर आपको ये बात समझ आई तो मैं चाहता हूं आप मुझे बताइए, कमेंट करिए कि व्हाट इज PCl5। PCl5 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या बोथ। तो बस ऐसे लिखना है PCl5B, B का मतलब बोथ। फिर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज N2O5। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो O कमेंट करोगे, रिड्यूसिंग R, नहीं तो B, राइट। सेम वे अगर हम आपसे डिस्कस करते हैं व्हाट इज HClO3, तो सेम वे आपको चेक करना है कि रिड्यूसिंग है, ऑक्सीडाइजिंग है या दोनों, करेक्ट।
तो ये एप्लीकेशन हुआ हमें मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने का, राइट। तो देखिए केमिस्ट्री में इसीलिए पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बट हम ड्यू टू सम रीजंस या तो बहुत पहले पढ़ा होगा आपने या फिर अभी रिवाइज नहीं किया होगा, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे आपको समरी भी ऐड कर दिया है कि ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज मेन ग्रुप एलिमेंट, व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग। बिकॉज पी ब्लॉक में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे कि कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन किसको रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये भी सोचिए व्हाट इज KMnO4, राइट। फिर ये भी सोचना है व्हाट इज K2Cr2O7, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। नाउ अब जब मुझे ये पता चल गया कौन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड भी देखूंगा, ठीक है। तो जब मैं ट्रेंड देखूंगा तो मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे ये चीज मैं डिस्कस कर लेता हूं कि देखो यहां पे मैं एक और बात बोलूंगा आपसे कि देखिए मैं हमेशा ही बोलता हूं कि ऑलवेज फॉलो वन टीचर, ठीक है। 4 टीचर के लेक्चर देखने से अच्छा एक टीचर का लेक्चर 4 बार देख लो। वैसे तो मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं एक टीचर की बात सुनो और उसके बाद अगर उसकी बात सुन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है तो लिख लो। उसके अलावा वो कुछ और बातें भी बोल रहा है तो ध्यान रखो वो कहां से है, एनसीईआरटी बुक से है, तो एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ठीक है। नोट्स मैं नोट्स बनाने के लिए बोलूंगा कि नोट्स बनाओ, लेकिन आपके किसी भी चैप्टर के नोट्स 2 पेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए। मतलब आपके नोट्स में क्या चीज होनी चाहिए जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है या आपकी किसी दूसरी रेफरेंस बुक में नहीं है या जो आपको सबकॉन्शियसली याद नहीं है, या कोई चीज जो ट्रिक या टिप्स आपको चाहिए होता है वो आपके नोट्स में होना चाहिए। अब जो रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है वही वहां लिख रहे हो तो इससे बेटर तो याद करके लिख लो, राइट। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि पूरा ध्यान सुनने में लगाएं। कोई एक आधा बात लग रही है तो उसको वो करें। तो क्या मुझे पेन कॉपी लेके बैठना चाहिए जब भी मैं लेक्चर देखूं? बिल्कुल। जब भी आप लेक्चर देखोगे तो आपको पेन कॉपी के साथ इसलिए बैठना चाहिए जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन दिए स्क्रीन रोक के सॉल्व करो, कमेंट करो, ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर सुनते जाओगे तो ब्रेन पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, बीच बीच में रिकॉल करना जरूरी है, राइट। तो अब डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर ही डिस्कशन चलेगा कि जैसे कोई भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वैसे आपको पता भी चल गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम का आइडिया हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी एंट्री करती है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में भी एक ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाती है, ओके। जैसे हम अगर बोरोन फैमिली की बात करें तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम या थैलियम, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। मतलब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की +3 होती है, ठीक है। ऑल एलिमेंट शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑब्वियसली अब यहां पे अगर हम बात करें कि एक और जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, तो वो एक पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन पार्टिसिपेट ना करे। तो अगर एस सेल का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करे तो ये शो करता है +1। तो माइंड में आता है लेकिन ऐसा होगा क्यों कि एस सेल का इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा? ऐसा इसलिए होगा बिकॉज जो भी अगर हम बात करें ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बीच में जैसे ही अगर हम यहाँ पे आते हैं गैलियम पे तो इधर डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो डी एंड एफ दोनों आ जाते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, डी एंड एफ दोनों आ जाते हैं। तो व्हाट डी एंड एफ किस लिए फेमस है? फॉर देयर पुअर शील्डिंग, अपनी पुअर शील्डिंग के लिए फेमस है। तो बिकॉज ऑफ देयर पुअर शील्डिंग देयर इफेक्टिव या नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इनर शेल एस सब शेल इंक्रीजेस। अब एस सब शेल पे जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है तो इसकी वजह से उसे आयनाइज करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो व्हाट यू कैन से, तो जैसे ही डाउन जाते हैं तो इनके एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी कम होती जाती है, तो जो स्टेबिलिटी है वो +1 की इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसे क्या कहा जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा जाता है। तो
इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है? ये होता है टेंडेंसी ऑफ एस सब शेल इलेक्ट्रॉन टू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ एस सब शेल इलेक्ट्रॉन टू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ओके, अब किसी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करने का रीजन क्या है? तो वी कैन से कि रीजन है जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल। ओके, तो ड्यू टू क्या रीजन है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी और एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से। देखो अभी क्या है, मैं ये डिस्कस करूंगा लिखते हुए, फिर उसके बाद मेरे पास जैसे ऑलरेडी टाइप्ड मटेरियल भी है तो उसे डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर एनसीईआरटी लाइंस को रीड करेंगे। हाँ, उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट हुआ तो हम बीच में एक स्लाइड ऐड करके उसका डिस्कशन कर लेंगे। तो पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल, डी और एफ सबशेल की पुअर शील्डिंग की वजह से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना न्यूक्लियस का, इसे और क्या कहा जाता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? इज अ कलेक्शन ऑफ टफ वर्ड। उसे मुश्किल भाषा में बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ सबशेल, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर एनएस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। एनएस सबशेल इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट, तो ये कॉन्सिक्वेंस है, टेंडेंसी ऑफ एस सबशेल इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस। अब जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये कितना शो करने लगेगा? +1। क्या शो करने लगेगा? +1, राइट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ लिया तो पहला एडवांटेज तो ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है, सीधा डेफिनेशन ही आ जाती है। दूसरा एडवांटेज है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मींस अगर हमसे ये स्टेटमेंट पूछी जाए कि इन बोरोन फैमिली यानी कि ग्रुप 13 एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, जो स्टेबिलिटी है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज होती है। Why? आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेम वे अगर ये पूछा जाए कि इन ग्रुप 13 एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ अब क्योंकि ये सभी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं तो ये सारे ट्राई हैलाइड्स बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ट्राई हैलाइड्स। लेकिन अगर थैलियम का हैलाइड होगा तो दैट इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा और वो बनाएगा मोनोहैलाइड। ट्राई हैलाइड से क्या बनाएगा? मोनोहैलाइड। तो सेम वे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि थैलियम ट्राइहैलाइड्स आर अनस्टेबल, व्हाट इज द रीजन? तो आंसर इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। सेम वे अब थैलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी है, +3 भी है, बट अगर थैलियम +3 में है तो इट हैज वेरी हाई चांस कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और चेंज हो जाएगा थैलियम +1 में। तो थैलियम 3 रिड्यूस हुआ, यानी खुद क्या हुआ? जब खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को क्या किया? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर एक क्वेश्चन बनता है, और पैरेलली अगर मैं बात करूं पूरे पी ब्लॉक में ही ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से? वी कैन से कि थैलियम हैलाइड ही लिख देते हैं, थैलियम ट्राइहैलाइड इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। व्हाट इज द रीजन?
तो रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट its +1 oxidation state is more stable. As a result, it accepts electron to convert itself from thallium +3 to thallium +1. On being itself get reduced, खुद reduce होता है, and जो other species है उसको क्या करेगा? Oxidize and oxidize other species and behave as oxidizing agent. और किसकी तरह behave करता है? Oxidizing agent की तरह behave करता है. तो inert pair effect से हमें समझ आया, it explain reducing power. It explain oxidizing behavior. It explain कि why some compound exist, which is stable, which is unstable. It explains stability of oxidation state. So these are all application of inert pair effect. तो ये भी एक फंडामेंटल है जो हमें हेल्प करेगा थ्रू आउट पी ब्लॉक पता करने में. तो मैं चाहता हूं कि इतनी चीजें तो हमें पता हो, एंड बिफोर दैट पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग भी रिवाइज कर लीजिए, सो दैट हम यहाँ पे जो चीजें बात करें, या कई बार माइंड में रहता है कि ये ऑब्वियस है, ये बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा, यहाँ उसको फिनिश कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में फिनिश किया है ये सब पार्ट जो हर ग्रुप में रिपीट होगा. तो अगर अब आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करना है ग्रुप 13 को पूरा डिटेल में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन, तो यू कैन वॉच माई नेक्स्ट लेक्चर. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.